जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र नखेड़ा। आज नेपाल की बात करते हैं। नेपाल का शाह राजवंश 240 वर्ष तक इस राजवंश ने राज किया और एक समय तो ऐसा भी था कि हिमालय का जो भारतीय खंड का हिमालय है उसमें बड़ा क्षेत्र के हिस्से में कब्जे में था। यदि हम पश्चिम में बात करें तो सतलज नदी तक और पूरब में सिक्किम तक गोरखा राज था। गोरखा जितने बहादुर थे, निडर थे, लड़ाकू थे, उतने ही वे शासन करने में कमजोर थे, क्योंकि वे अपने इस जो जीता राज्य था उसको अपने हिस्से में नहीं रख पाए, अपने कब्जे में नहीं रख पाए। और उसका एक बड़ा कारण था कि उनका शासन क्रूर था। कहीं गोरखाली, कहीं गोरखानी के नाम से वो आज भी उसके चर्चे होते हैं, उस पीड़ा के, दुख के, उस क्रूरता के। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी रहा कि गोरखा सैनिकों के पूरे विश्व में मांग थी। आखिर ये था क्या, ये वंश किसने बनाया? ये गोरखा वंश कौन था जिसको शाह वंश के नाम से जाना जाता है? अब गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ की इन पर कृपा रही और उसी से गोरखा कहलाए। गोरखा एक जगह के भी नाम था, लेकिन गुरु गोरखनाथ के ही नाम पर ही आगे बढ़ा। बताऊंगा पूरी स्टोरी आपके सामने, पूरी गाथा नेपाल के इस राजवंश की जिसने 240 साल तक राज किया। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। इसके अलावा एक और चैनल है मेरा, न्यूज चैनल, वो आपको यही चैनल को आज आप खोलेंगे तो उसमें दिख जाएगा, उसको भी देखिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो चलिए चलते हैं नेपाल की तरफ। आज नेपाल के शाह राजवंश की बात करते हैं। नेपाल के आधुनिक काल का इतिहास महाराजा पृथ्वीनारायण शाह के राज्यारोहण के शुभ मुहूर्त से प्रारंभ होता है। नेपाल में 240 वर्षों तक राज करने वाले शाह राजवंश की जड़ें भारत के मेवाड़ रियासत से जुड़ी हैं। शाह वंश ने नेपाल का एकीकरण कर उस पर 1768 से 2008 तक शासन किया। नेपाल का राजवंश अपने को मेवाड़ के राजपूत घराने से जोड़ता है। नेपाल में राज सत्ता से जुड़े लोगों के वंशजों को आज ठकुरी कहा जाता है। इस वंश की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलन में हैं। एक मान्यता के अनुसार मेवाड़ के रावल रतन सिंह के भाई कुंभकर्ण नेपाल चले आए थे। नेपाल का राजवंश उन्हीं का वंश है। एक मान्यता यह है कि चंद्रवंशी क्षत्रिय ऋषिराज राणा के वंशज हैं। ऋषिराज राणा चित्तौड़गढ़ से आए थे, जबकि शाह वंशावली के अनुसार उनके वंशज भूपाल राणा नेपाल के ऋणी क्षेत्र में आ गए थे और गंडकी क्षेत्र में शासन करने लग गए थे। उनके वंशज कुलमंडल खान ने शाह उपाधि धारण की थी। महाराजा रूप सिंह के समय में नेपाल के राजा ने कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उदयपुर भी भेजा था ताकि वे अपने पूर्वजों की संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी ले सकें। नेपाल में खस और मगर जातियों के लोग भी दावा करते हैं कि शाह वंश उनकी जाति से था। शाह वंश के प्रवर्तक महाराजा द्रव्यशाह के पूर्वज 15वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ से नेपाल में लमजुंग आकर राज करने लग गए थे। मेवाड़ाधिपति महाराजा ऋषिराज और गोरखाधिपति महाराजा द्रव्यशाह के बीच 40 पीढ़ियों का अंतर था। महाराजा द्रव्यशाह राजा यशो ब्रह्म शाह के द्वितीय पुत्र थे। उनकी माता का नाम महारानी वसंतावती तथा ज्येष्ठ भ्राता का नाम नरहरि शाह था। राजा नरहरि शाह अपने पिता के उत्तराधिकारी बनकर लमजुंग में राज करते थे, किंतु महाराजा द्रव्यशाह अपने पराक्रम से गोरखा राज्य को जीतकर उस पर शासन करने लग गए थे। राजा द्रव्यशाह के पश्चात पुरंदर शाह ने 35 वर्षों तक राज किया और सन 1605 में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्र छत्र शाह राज सिंहासन पर बैठे। नेपाल सभा के सलाहकार काशी प्रसाद श्रीवास्तव की पुस्तक नेपाल की कहानी के अनुसार महाराजा छत्रसाल भी
सिंहासन बैठने के 7 माह में ही स्वर्ग सिधार गए। छत्र शाह पुत्रहीन थे, इसलिए उनके भ्राता राम शाह सन 1606 ईस्वी में सिंहासन के उत्तराधिकारी बनाए गए। राजा राम शाह बहुत ही प्रतापी शासक निकले। उन्होंने गलकोट में महान यज्ञ किया। इसी समय से नेपाल के राजा प्रशस्ति के साथ महाराजाधिपति की उपाधि से विभूषित किए जाने लगे थे। राम शाह ने लमजुंग के राजा को भरकोट के युद्ध में पराजित कर दिया था। इसके बाद राजा राम शाह कई वर्षों तक संग्रामों में उलझे रहे और एक एक करके उन्होंने केरूड़, कुकुरघाट, रसवा घाट, खरी, मैथी, चरंग, निभार चौक तथा दाणिंग इत्यादि इलाकों जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया था। उन्होंने 1632 तक शासन किया। राम शाह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र डम्बर शाह सिंहासन बैठे। महाराजा धीराज डम्बर शाह ने 9 वर्षों तक राज्य किया। 1642 ईस्वी में डम्बर शाह के पुत्र कृष्ण शाह राज्याधिकारी हुए और उन्होंने 10 वर्ष तक राज किया। उनके बाद 1652 से 53 ईस्वी में चंद्ररूप शाह नेपाल के राजा हुए। चंद्ररूप शाह के पुत्र पृथ्वी शाह सन 1669 ईस्वी में सत्ता पर बैठे और उन्होंने 47 वर्षों तक यानी 1716 ईस्वी तक राज किया। महाराजा पृथ्वी शाह के जीवन काल में ही युवराज वीरभद्र शाह की मृत्यु हो गई थी। तब उनकी गर्भवती स्त्री अपने मायके में थी। पृथ्वीपति शाह के दूसरे पुत्र दल शाह एक कान से काने थे, इसलिए वे राज्य अधिकारी होने के योग्य नहीं रह गए थे। दूसरे पुत्र उद्योत शाह कालक्रम से गद्दी के उत्तराधिकारी नहीं होते थे। इस पर महाराजा अधिराज पृथ्वी शाह अपने उत्तराधिकारी के लिए चिंताग्रस्त थे कि उनके कनिष्ठ पुत्र चंद्ररूप ने यह शुभ समाचार सुनाया कि विधवा युवरागी को अपने मायके तनहों में पुत्र रत्न पैदा हुआ है। उन्होंने अपने बेटे चंद्ररूप शाह को तनहों भेजकर शिशु को तुरंत गोरखा लाने के लिए आदेश दिया था। उधर तनहों के राजा शिशु नरभूल पाल शाह की ओट में गोरखा को अपने राज्य में मिला लेना चाहते थे। कुमार चंद्ररूप शाह को जब यह प्रतीत हो गया कि विधवा युवरागी के लालची पिता शिशु नरभूल पाल शाह को पृथ्वीपति शाह के पास गोरखा नहीं जाने देंगे, तो उन्होंने तनहों दरबार की दाह को कुछ प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मिला लिया और चुपके से गंदे कपड़ों में लिटाकर लपेटे हुए बालक नरभूपाल शाह को गोरखा मंगवा लिया। महाराजा धीराज पृथ्वी शाह के पश्चात यही बालक नरभूल पाल शाह 1716 में गोरखा राज्य का राजा बन गया था। नरभूल पाल शाह ने गद्दी पर बैठते ही काठमांडू, पाटन तथा भक्तपुर के मलवंशीय राजाओं को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने धीरे धीरे इन राज्यों को अपने राज्य में मिलाने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। सन 1742 में नरभूपाल शाह की मृत्यु हो गई थी। महाराजा नरभूपाल शाह की 2 पत्नियां थीं। छोटी महारानी कौशल्या देवी के पुत्र थे पृथ्वीनारायण शाह, जिन्होंने नेपाल का एकीकरण किया था। सन 1742 ईस्वी में पृथ्वीनारायण शाह 13 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठे थे। पृथ्वीनारायण शाह को लेकर कहा जाता है कि जब वे 6 साल के थे, तभी एक दिन गोरखाओं के कुलगुरु गोरखनाथ ने अपनी गुफा से प्रकट होकर अपने मुंह से दही निकालकर बालक पृथ्वीनारायण शाह को प्रसाद में दिया था, किंतु बालक ने जूठन समझकर दही को नीचे गिरा दिया। बालक की इस मूर्खता को देखकर गुरु गोरखनाथ ने कहा था कि यदि तू इस दही को खा लेता तो तुझे बाक सिद्धि हो जाती और तेरी अनायास वाणी को सुनते ही सब राजा अपना राज तेरे राज्य में मिला देते। अच्छा, अब तो तू ऐसा होने का नहीं, किंतु प्रसाद का दही तेरी पैरों में लग गई है, इसलिए तू जिस किसी भी राज्य में पैर रख देगा वह तेरे अधिकार में आ जाएगा। इतना आशीर्वाद देकर गुरु गोरखनाथ अंतर्ध्यान हो गए थे। कथा जो भी हो, लेकिन इतना सत्य है कि पृथ्वीनारायण शाह ने ही नेपाल के एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था और उनके वंशजों ने इसकी सीमा को पूर्व में सिक्किम
और पश्चिम में सतलज नदी तक बढ़ा दिया था। गोरखे बहादुर बहुत थे, परंतु उनको यह कह सकते हैं कि शासन करना नहीं आया। उनका शासन बहुत क्रूरतम था और कुमाऊं, गढ़वाल या हिमाचल प्रदेश या पूरब की ओर, चाहे काठमांडू घाटी के नेवारों का शासन हो या आगे की तरफ किरातों के, सभी जगह उनकी क्रूरता की कहानियाँ आज भी सुनाई देती हैं। यदि यह क्रूरता न होती तो गोरखाओं का शासन कुछ और ही होता। पृथ्वीनारायण शाह की मृत्यु के बाद 1774 में उनके ज्येष्ठ पुत्र सिंह प्रताप शाह सिंहासन बैठे, लेकिन एक साल बाद ही 1775 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके पुत्र रण बहादुर शाह बाल्यकाल में ही राज सिंहासन के उत्तराधिकारी बने, लेकिन अल्पवयस्क होने के कारण उनके चाचा बहादुर शाह संरक्षक रहे, किंतु रण बहादुर की विधवा माता राजेंद्र लक्ष्मी शाह ने ही राजकाज संभाला था। लेकिन भाभी देवर में भी यहाँ संघर्ष होना शुरू हो गया था। राजमाता राजेंद्र लक्ष्मी शाह को बहादुर शाह पर राज्य हड़पने की आशंका हुई, इसलिए उन्होंने बहादुर शाह को बेतिया भगा दिया। सन 1786 में राजमाता की मृत्यु हो गई। इसके बाद रण बहादुर शाह ने दामोदर पांडे को सेनापति बनाया और बहादुर शाह फिर वापस आ गए। इस कालखंड में भी गोरखा सेना अब गोरखा राज्य का विस्तार करती रही। सन 1795 में रण बहादुर शाह ने अपने को वयस्क घोषित करके राज की कमान अपने हाथ में ले ली थी और अपने चाचा बहादुर शाह को बंदी बना लिया था। बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि रण बहादुर शाह को राज्यच्युत करके उनके पुत्र गीरवाण शाह को राजा मान लिया गया था। हालांकि बाद में राजा ने खुद सत्ता को हथिया लिया था। बाद में 1807 को गीरवाण युद्ध विक्रम शाह फिर गद्दी पर बैठे। उन्हीं के शासन में नेपाल अंग्रेज युद्ध हुआ था और 1816 में सिगौली की संधि हुई थी। इसके तहत नेपाल की सीमाओं को पश्चिम में काली नदी और पूरब में मीची तीस्ता तक सीमित कर दिया गया। उनके बाद राजेंद्र वीर विक्रम शाह सत्ता में बैठे। नेपाल में 1846 में सेना के जनरल जंग बहादुर राणा ने शाह वंश का तख्ता पलट कर दिया था और खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि राणा वंश के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे जबकि शाह वंश का राजा बनेगा। यह सिस्टम 100 साल तक चला। फिर 1951 में शाह वंश ने राणा वंश को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दिया और पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद राजा और प्रधानमंत्री दोनों ही शाह वंश के बनने लगे थे, जबकि राणा वंश की वहाँ से छुट्टी हो गई थी। 1990 में राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के नेतृत्व में नेपाल एक संवैधानिक राजतंत्र था और वह एक हिंदू राष्ट्र था। 1 जून 2001 को शाही राजमहल में शाह वंश के प्रमुख सदस्यों की, राजा, रानी, राजकुमार सभी की हत्या कर दी गई थी। एक उच्चायोग की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला था कि शाही परिवार का वध क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने किया था। वैसे यह विवाद का विषय बना हुआ है कि आखिर यह हत्या किसने की थी। इसमें राजकुमार के पिता वीरेंद्र वीर विक्रम शाह, उनके भाई प्रिंस निरंजन सभी शामिल थे। बाद में दीपेंद्र के चाचा यानी महाराजा के छोटे भाई ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह ने गद्दी संभाली थी, लेकिन माओवादी आंदोलन के बाद उन्हें भी सत्ता छोड़ देनी पड़ी थी। 28 मई 2008 को नेपाली संविधान सभा ने नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया था और राजशाही को समाप्त कर दिया था, जिससे शाह वंश का 240 साल से चल रहा शासन समाप्त हो गया था। तो यह थी नेपाल के शाह वंश की गाथा। आपको कैसे लगी? इसमें भी और वीडियो लाऊंगा। इसमें नेपाल के भी इतिहासकारों का भी इसमें संदर्भ लिया था, उनकी पुस्तकों का भी, कुछ भारतीय इतिहासकारों का भी। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में उससे लिखिएगा। आपके पास भी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में उससे लिखिएगा।
अगली जो वीडियो बनेंगी उसमें उनका मैं संदर्भ ले लूँगा। वीडियो यदि आपको पसंद आती है मेरी तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलता हूँ जल्दी ही, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।